हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो चलिए आज अपना लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इससे पहले अपना लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ और कि अपना लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या सब पढ़े थे? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म के बारे में क्या बोले थे कि वो बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग उसका रिवीजन तो जरूर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं ना कि मतलब ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चरल को छोड़ दिए, ऐसा नहीं ना। नहीं, आप लोग सबका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और जबकि अभी अपना लोग अब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग उधर से स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल का रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहें, ठीक है। ताकि वो सारा रिवीजन में रहेगा तो फिर आगे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अपना लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नाम से ही क्लियर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मीनिंग तो आपको पता ही है क्या, कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, जिसमें क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, नहीं? ठीक है। और अभी अपना लोग ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, ठीक। तो यहां पर डिफर क्या चीज में करेगा, तो नाम में देखिए ऑप्टिकल लगा हुआ। ऑप्टिकल वर्ड कहां से आता है? ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जो कंपाउंड होगा उसका बिहेवियर जो होगा लाइट के टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कंपाउंड का सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर लाइट के टुवर्ड बिहेवियर देखे तो वो डिफरेंट कर जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि एक कंपाउंड लाइट को अगर, ठीक है, लाइट का मीनिंग यहाँ है मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ये पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक कंपाउंड तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। वहीं पर दूसरा कंपाउंड क्या कर देगा, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो उन दोनों को आपस में हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। कब? जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो तब। समझे बात को? तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन इसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए डिफिनेशन लिख लें। चलिए ध्यान दीजिए इधर, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो आर नॉन एज ऑप्टिकल आइसोमर एंड phenomena is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बात आपको समझ में आया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कंपाउंड का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ए और बी दो कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पर बात करें ए और बी का, तो यहां पर क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ए और बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन बात करें बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपना लोग को ये समझना कि ये पीपीएल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा बात कि इसका जो बिहेवियर है इसके तरफ, इसके मतलब कैसे डिफरेंट हो जाता है, ये बात समझना है। यहाँ पे दो बात अपना लोग को समझना जरूरी है कि ये पीपीएल होता क्या है, और दूसरा बात कि ये जो कंपाउंड है ए और बी, इसका इस पीपीएल के टुवर्ड्स बिहेवियर कैसे डिफरेंट हो जाता है, ये बात अपना लोग को समझना है अभी। तो चलिए पीपीएल को समझते हैं। पीपीएल को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा क्या चीज, ये नेचर ऑफ लाइट। पीपीएल को समझने से पहले आपको नेचर ऑफ लाइट समझना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है कि लाइट के बारे में तो आप जानते हैं कि लाइट किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मतलब ये जो लाइट होता है, अच्छा एक और बात, क्या लाइट को प्रोपागेट करने के लिए कोई किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि सन से जो लाइट आता है तो बीच में वैक्यूम भी होता है, ठीक है। तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ से भी लाइट प्रोपागेट करके अर्थ पे पहुँचता है। तो इसका मतलब लाइट को प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब लाइट जो होता है वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। लेकिन वहीं पर बात करें साउंड का, तो साउंड क्या होता है, जैसे अपना लोग ऐसे किए तो यहाँ पे एक क्या हुआ, एयर पार्टिकल यहाँ का वाइब्रेट हुआ, और वो एयर पार्टिकल वाइब्रेट होते 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 अपने कान के पास पहुँचता, तो अपना लोग क्या कहते हैं कि साउंड आ रहा है, नहीं। लेकिन उस तरह से लाइट को प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। ये बात आपको समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर लाइट जो प्रोपागेट करता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाइब्रेशन किसका होता है, यहाँ पर देखिए लाइट में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए आप एक और चीज समझिए कि जैसे मान लीजिए लाइट जो है यहां से आपके तरफ जा रहा है, किधर, आपके तरफ, इस बोर्ड से बाहर निकल रहा है और आपके तरफ जा रहा है। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि बोर्ड से बाहर निकले, ठीक है, और आपके तरफ जाए, तो उसको अपना लोग दिखाते हैं क्या चीज से, पॉइंट से। क्या चीज से, पॉइंट से, ठीक है, ऐसे करके दिखाते हैं। लेकिन अगर वही चीज आपसे दूर यानी कि बोर्ड के अंदर जाए तो उसको अपना लोग क्रॉस से दिखाते हैं। तो अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि लाइट आपके तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो लाइट जब आपके तरफ जा रहा है तो उसको हम पॉइंट से दिखाएं, ठीक है। चलिए दूसरा बात, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए लाइट आपके तरफ जा रहा है तो लाइट मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरह से होता है, झुम 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 इधर, ठीक है, झुम 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 इधर इधर। मतलब लाइट के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, समझने बात को। लाइट आपके तरफ जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरह से होता है। मतलब लाइट के प्रोपागेशन, लाइट का जो प्रोपागेशन होता है जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर, याद रखिएगा हमेशा। देखिए डॉट का मतलब लाइट आपके तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे इस प्लेन में, या फिर इस प्लेन में, या फिर इस प्लेन में, या फिर इस प्लेन में, समझे बात को। यानी कि लाइट, पॉइंट का मतलब आपके तरफ जा रहा है, तो लाइट का डायरेक्शन आपके तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है, इस प्लेन में भी हो सकता 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 है। मतलब लाइट के प्रोपागेशन, लाइट के का जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन होता है उसके परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन में हो सकता है। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, समझे बात को। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये लाइट अभी
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइट के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट कर रहा है किसी भी प्लेन में, जितना भी प्लेन है सब प्लेन में, नहीं, ठीक है। तो अब अपना लोग क्या करते हैं, इस लाइट को बोल देते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लाइट इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को एक पोलराइजर से पास करवाते हैं, किससे? पोलराइजर से। यहाँ पे नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखना, बस समझिए कि इस ऑर्डिनरी लाइट को एक पोलराइजर से पास करते हैं। किससे? पोलराइजर से। पोलराइजर ऐसे होता है जिसको अपना लोग प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर को निकोल प्रिज्म। इस पोलराइजर को क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म, ठीक है। और आपको पता है ये पोलराइजर किस चीज से बना होता है? ये पोलराइजर बना होता है CaCO3 से, कैल्साइट, ठीक है। CaCO3 से। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि निकोल प्रिज्म किस चीज से बना हुआ होता है। तो चलिए आपको पता चल गया कि ये किससे बना होता है, कैल्साइट या CaCO3। चलिए, अच्छा, ये ऑर्डिनरी लाइट जब इससे पास करता है तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है सभी प्लेन में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है और सिर्फ एक प्लेन में बचता है। वो कोई सा भी प्लेन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इससे पास करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में हो जाता है। एक प्लेन का बचता है, बाकी प्लेन सबका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जब एक ही प्लेन में अब लाइट का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेट जो कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो वो अब सिर्फ एक प्लेन में कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं PPL। इसी को क्या बोलते हैं? PPL। तो आपको PPL समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन कंपाउंड्स का जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स लाइट बोलने से अच्छा है कि यहाँ पे बोलिए PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो कंपाउंड्स का जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट में क्या डिफरेंट होता है वो चीज़ अभी अपना लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपना लोग क्या समझ लेते हैं कि PPL क्या होता है। तो PPL को समझने के लिए आपको क्या बोले कि ये जो लाइट का जो प्रोपागेशन होता है, ठीक है, लाइट का जो प्रोपागेशन होता है आपके तरफ, उसके परपेंडिकुलर में किसी भी प्लेन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। जितना भी प्लेन है, लाइट के प्रोपागेशन, लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है उसके परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है उस प्लेन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। अगर सभी प्लेन में हो तो उसको ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। और इस ऑर्डिनरी लाइट को जब अपना लोग निकोल प्रिज्म से, याद रखिए, निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो सभी प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था, अब क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करता है। वो प्लेन कोई सा भी होता है, तो अभी हम ये मान लें कि वो अभी इस प्लेन में क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो अब जो ये लाइट है, ठीक है, अब जो ये लाइट है जो आपके तरफ जा रहा है और जिसका अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में है। इसी लाइट को बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या बोले कि कंपाउंड्स का जो बिहेवियर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। मतलब अब जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है अपने पास, इसके टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? इस A का बिहेवियर कुछ और होगा और B का बिहेवियर कुछ और होगा। समझे बात को? यहाँ पर जो कंपाउंड A है उसका बिहेवियर कुछ और होगा उस PPL के टुवर्ड्स, और B का बिहेवियर कुछ और होगा। मतलब दोनों का बिहेवियर क्या होगा? एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्या हो सकता है सर? तो ऐसा हो सकता है कि ये A इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हो सकता है क्या बोल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, या मान लीजिए B हो सकता है उसको क्या करे? क्लॉकवाइज घुमा दे, ठीक है। ऐसा ही ना हो सकता है? तो चलिए वो चीज़ आगे अभी देखते। तो पहले आप डिफिनेशन लिखिए, ठीक है। अब बाकी वो सब छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। चलिए डिफिनेशन लिखिए। तो ऐसे
चलिए लिख लिए, लिखे थे इसे। चलिए अब उसी चीज को फिर से समझते हैं थोड़ा अच्छे तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपना लोग जो बल्ब यूज करते हैं वो क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करता है तो वो क्या होता है, लाइट के ये जो प्रोपागेशन का डायरेक्शन, अभी ये डॉट दिए, इसका मतलब क्या, लाइट आपकी तरफ प्रोपागेट कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है उसमें से सभी प्लेन में यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये, तो अब इसको अपना लोग क्या बोले, ऑर्डिनरी लाइट बोले। क्या बोले, ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को अपना लोग क्या किए, निकोल प्रिज्म से पास करवाए। किससे, निकोल प्रिज्म से। और ये निकोल प्रिज्म किस चीज का बना होता है, CaCO3 का। इसी को अपना लोग पोलराइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजर, ठीक। अब मतलब पोलराइजर का मीनिंग होता है यहाँ पे कि ये जो भी मतलब यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर दे, और सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, ठीक है। इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अभी, और यहाँ पे लाइट आपके तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपके तरफ लाइट जा रहा है, तो इसी लाइट को अपना लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यहाँ पर इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोला जाता है। क्या चीज, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो अब देखिए, अब PPL का बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है, अब उसी चीज को आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस PPL को हम यहाँ पे लिख लिए, ये क्या है, PPL है। अब क्या करते हैं अपना लोग, अगर मान लीजिए मुझे एक टुवार्ड्स देखना है कि PPL का बिहेवियर क्या है, तो हम क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना लोग पढ़ रहे, भूल गए क्या। तो क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इस A जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको अपना लोग क्या करेंगे, पोलरीमीटर ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपना लोग पोलरीमीटर ट्यूब में डालेंगे। किसमें, पोलरीमीटर ट्यूब। किसमें डालेंगे सब्सटेंस को, पोलरीमीटर ट्यूब। और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि इस सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन भी, सॉल्वेंट भी यूज करेंगे। समझ के बात को, सब्सटेंस के साथ साथ उसके साथ कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे। वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है, समझे। वाटर, बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ये सारा में से कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है। मतलब चलिए, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन यूज किए, किसमें, पोलरीमीटर ट्यूब में। पोलरीमीटर ट्यूब यहाँ पे है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपना लोग क्या कर रहे हैं, इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कंडीशन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि, समझिए यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे समझिए, ये पोलरीमीटर ट्यूब है, ठीक है। इस पोलरीमीटर ट्यूब को अपना लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पोलरीमीटर ट्यूब है, इसमें अपना लोग ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लिए हैं, ठीक है। ऐसे वैसे ये गिरा हुआ रहेगा। चलिए, तो अब क्या करते हैं अपना लोग, इधर से किसको, PPL को पास करवा रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए, या तो ऐसे सीधे निकल जाए ये लाइट, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे गया, जैसे ही पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर गया तो लाइट क्या होगा, धीरे, यहाँ देखिएगा, धीरे धीरे रोटेट किया ना। तो अब देखिए लाइट यहाँ पे कैसा था, ऐसे परपेंडिकुलर, लेकिन जैसे ही पोलरीमीटर ट्यूब से पास हुआ लाइट रोटेट कर गया, तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे देखिए, जा रहा है, पोलरीमीटर ट्यूब में गया, लाइट ऐसे रोटेट कर, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर ही वो धीरे धीरे रोटेट कर जाएगा। तो अब देखिए, तो या तो रोटेट होगा या फिर सीधे जाएगा। समझ गए बात को, या तो रोटेट होगा या फिर सीधे निकल जाएगा, यही होगा ना। तो अब बात समझिए, यहाँ पे रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। समझे बात को। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे क्या चीज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, अगर क्लॉक, याद रखिए ये चीज पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काम आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको लिखेंगे अपना लोग स्मॉल d। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया,
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या बोलेंगे, LEVO, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। समझे बात को। क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी। ये बात समझ में आया। और यहाँ पर क्या वैसे ही वैसे जैसा था वैसे ही रह गया, मतलब यहाँ पे नो रोटेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, नो रोटेशन, नो रोटेशन। ठीक है, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी लाइट रोटेट हो जाए, समझे बात को, अगर यहां पर इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण से ये PPL रोटेट कर रहा है, ध्यान दीजिए, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण से ये PPL रोटेट कर रहा है, तो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपना लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। समझे बात को, मतलब कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइट को रोटेट कर दे, किस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस PPL को रोटेट करे उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर रोटेट नहीं करे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या समझे, अगर लाइट रोटेट होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लीजिए ए के कारण क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो रहा है। अगर बी के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो लिवो रोटेटरी हो रहा है। और सी के कारण रोटेशन नहीं हुआ, मतलब सी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ए और बी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझे बात को। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, तो इसे लिख लिए। चलिए अब अपना लोग समझते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जो कि लाइट के यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि PPL का जो रोटेशन है वो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझे बात को। PPL का रोटेशन क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अपना लोग देखिए, इसको याद करने, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इसको समझिए आप लोग। देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है रोटेट कहाँ से करना स्टार्ट किया था, जब वो पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर गया था तभी ना रोटेट करना स्टार्ट किया था। और पोलरीमीटर ट्यूब से बाहर निकला तो देखे थे या तो रोटेट किया था या नहीं किया था। किया था तो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यही चीज़ ना देखे थे अपना लोग। ठीक है, तो देखिए इसका रोटेशन क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एक तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको सबसे पहले अंदर में देखिए कि अंदर में ऐसा कुछ है जिस पर रोटेट करता है। तो अंदर में दो चीज़ है, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और दूसरा सॉल्वेंट है। समझे बात को, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दूसरा सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस नेचर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। समझे बात को, मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये सब। ठीक है, दूसरा बात, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा कि उसका कंसंट्रेशन मतलब कम है कि ज़्यादा है। समझे बात को। तो दो चीज़ अंदर में अपना लोग क्या देखे कि उसके नेचर पे डिपेंड किया, किसके, जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में अपना लोग को ये पता लगाना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड किया, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया। ठीक है, दूसरा चीज कि वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो तो सॉल्यूशन के फॉर्म में था, नहीं मतलब सॉल्वेंट भी था, तो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। समझे बात को, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक है, इस सब। समझे। तो अंदर में अपना लोग क्या देखे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड किया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड किया। अब अंदर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, तो बाहर निकलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पोलरीमीटर ट्यूब मिलेगा। नहीं, क्या मिलेगा, पोलरीमीटर ट्यूब मिलेगा। तो सोचिए क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। एक तो पोलरीमीटर ट्यूब के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर सकता है, दूसरा उसके लेंथ पर डिपेंड कर सकता है। कैसे, तो सोचिए पोलरीमीटर ट्यूब अगर छोटा रहेगा तो लाइट जाएगा थोड़ा सा ही रोटेट करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब तक लाइट ये PPL पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर रहेगा तब तक तो रोटेट करते रहेगा, नहीं अगर रोटेट करेगा तो
नहीं करेगा तो सीधे निकल जाएगा। अगर रोटेट कर रहा है तो जब तक इसके अंदर में रहेगा रोटेट करते रहेगा। तो अगर ये लंबा रहेगा तो लंबे टाइम तक ना ये पीपीएल इसके अंदर रहेगा, तो लंबे टाइम तक रोटेट करेगा। तो ज़्यादा रोटेट करेगा कि नहीं, मतलब इसके लेंथ पर भी डिपेंड किया और इसके क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। समझे बात को, क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। चलिए अब थोड़ा सा और बाहर निकलिए। तो बाहर निकलिए तो अब क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, एक तो टेम्परेचर मिलेगा और दूसरा इस पीपीएल का वेवलेंथ मिलेगा। तो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो जिस टेम्परेचर पे अपने लोग वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, और दूसरा इस पीपीएल के वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको याद कर। अब ये आपसे पूछा कैसे जाएगा, तो ये आपसे हो सकता है एसर्शन रीजन में पूछ दे। ठीक है, एसर्शन रीजन में इस पे बेस्ट सवाल आ सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या है। पहला है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। पीपीएल के रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड्स करेगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा। पहला क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा लेंथ और क्रॉस सेक्शन ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, और चौथा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और पांचवा क्या है एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। तो इसको आप लोग याद नहीं कीजिएगा, बस समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद कुछ कुछ टर्म है जो कि टर्म अपना लोग को इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लगातार यूज होते रहेगा, तो उस टर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए। तो इसे तो चलिए अपना लोग पहला डिफिनेशन देखते हैं, पहला टर्म देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है उसको पहले आप लोग समझिए। तो देखिए ये अपना लोग जो पोलराइजर बनाए हुए थे, ठीक है, पोलरीमीटर ट्यूब। तो पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जब पीपीएल पोलरीमीटर ट्यूब से पास होता है तो क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये जो रोटेट करने का जो टेंडेंसी होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को अपना लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल। कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल। ठीक है, तो पीपीएल को रोटेट करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या होता है कि पोलरीमीटर के अंदर में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण तो वो पीपीएल रोटेट कर जाता है और कुछ के कारण रोटेट नहीं करता है। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण पीपीएल रोटेट कर जाता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपना लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो अगर अपना लोग को डिफाइन करना पड़े कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है तो क्या बोलेगा, विच रोटेट पीपीएल। ठीक है, विच कैन रोटेट पीपीएल, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगला क्या है, दूसरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, तो जो पीपीएल को रोटेट कर दे, नहीं, जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर दे। नहीं, जब पीपीएल पास करता है पोलरीमीटर ट्यूब से तो अगर पीपीएल रोटेट हो जाए तो इसका मतलब उसके पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, विच कैन रोटेट पीपीएल, जो पीपीएल को रोटेट कर दे। अब दूसरा आता है कि जो रोटेट नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, जो रोटेट नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब क्या लिखेंगे, विच कैन नॉट रोटेट पीपीएल, जो
कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या चीज, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए अब अगला अभी कुछ टर्म है जो कि अपना लोग समझते चलेंगे। अभी कितना समझे, 3 टर्म समझ लिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है। अगला जो टर्म है वो है कायरल मॉलिक्यूल। अगला चौथा ना, हाँ चलिए, तो कायरल मॉलिक्यूल समझते क्या होता है। तो देखिए ये कायरल वर्ड जो है ये आया है कायरो से, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, कायरल वर्ड कहां से आया है, कायरो से। कायरो का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, या ऐसे समझिए जैसे ये हैंड है तो हैंड, ये देखिए अनसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री आपको नहीं दिखे। तो ये देखिए ये हैंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो कैसे, तो देखिए आप इसको कट करके देखिए कहीं से भी आपको इक्वल टुकड़ा नहीं मिलेगा, मतलब इस ये हैंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। जब आप हाथ बनाइएगा देखिए ये क्या, अगर आप इसको काटना चाहे तो क्या होगा, सेम दिखेगा नहीं ना। ठीक है, इसका जो हाफ पार्ट होगा क्या दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए जैसे ये कुछ बना दिए, ठीक है, इसको आप कहीं से भी कट कीजिए। ठीक है, इसको आप कहीं से भी कट कीजिए, ये क्या लगेगा आपको, क्या कहीं से भी इक्वल पार्ट में कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग होता है, कायरल का मीनिंग ही होता है क्या चीज, अनसिमेट्रिकल। तो कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को कायरल बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिसको आप कट करें तो इक्वल पार्ट में नहीं कटे। ठीक है, चलिए तो अनसिमेट्रिकल का मीनिंग समझ में आ गया, तो लिख देते हैं कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल molecule is known as chiral molecule। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, ये हाथ क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। अच्छा देखिए इस हाथ का मिरर इमेज ये है, अगर बीच में आप मिरर रख दीजिए, क्या ये मिरर इमेज है, बिल्कुल है। इस हाथ का मिरर इमेज ये है। अब देखिए इसका मिरर इमेज ये है, तो अब इसको उठा के हम क्या करते हैं, इस पे रख देते हैं। ठीक है, इसको उठा क्या कर रहे हैं, इस पे रख दें। रखने से क्या ये सुपर मतलब कंप्लीटली एक दूसरे को ढक रहा है, नहीं ढक रहा है। अगर ये कंप्लीटली एक दूसरे को ढक दे तब बोलेंगे क्या चीज, कि ये सुपर इम्पोजिबल हो गया, मतलब ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। एक दूसरे का क्या है, ये मिरर इमेज है। अगर एक दूसरे का मिरर इमेज एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर दे तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल है। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्लीटली सुपर इम्पोज तो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ से देखिए कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कंप्लीट रूप से ढक रहा है, नहीं। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है, मतलब जो भी अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, जो भी अनसिमेट्रिकल होगा उसका जो मिरर इमेज होगा एक दूसरे का क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। मतलब यहां पर जो कायरल मॉलिक्यूल है इसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दे हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बी है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बी का आप क्या कीजिए,
मिरर इमेज बनाइए तो कैसे बनेगा बी का मिरर इमेज, ये, अच्छा ये बी का मिरर इमेज। अब क्या कीजिए, आप इसको उठा के इस पे रखिए, क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा, नहीं। इसका मतलब कि बी क्या है, कायरल है, ठीक है। ये कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं ना, इसीलिए इसको मॉलिक्यूल तो बोलेंगे नहीं, तो ये क्या है, कायरल है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल ये देखिए, तो जैसे मान लीजिए क्या कर दें, पी का मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा, नहीं। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए क्यू है, तो क्यू का कैसे बनाइएगा, ये क्यू इस तरह से, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज तो है, लेकिन सुपर इम्पोज कर रहा है, नहीं। तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, समझ गए बात को, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अच्छा चलिए, अब आप इसको लिखिए और फिर इसी में और बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले आप इसको लिखिए तो कैसे, तो चलिए अब आप क्या कीजिएगा, ABCD का और भी जो लेटर होगा उसमें आप करके देखिएगा कौन, मतलब उसका ABCD का और भी लेटर है, उसका आप मिरर इमेज बना के देखिएगा और ये देखिएगा कि वो सुपर, इसमें से कौन कौन लेटर है, कौन कौन अल्फ़ाबेट है जो कि सुपर इम्पोज नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, M सुपर इम्पोज करता है कि नहीं करता है, N करता है कि नहीं करता है, ये सब आप पता करके लाइएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिखाया था कि जैसे ये देखिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे और कर देते थोड़ा, नहीं तो आप कहीं से, चलिए ये कंपाउंड है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कोई कंपाउंड है और आप इसमें किसी भी तरह से आप कट कीजिए इसको, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। कैसे भी आप कट कीजिए, ऐसे भी कट कीजिएगा तो ये क्या करेगा, बराबर बराबर पार्ट में तो नहीं कट करेगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पार्ट कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए ये पोलरीमीटर ट्यूब है, ठीक है, पोलरीमीटर ट्यूब है, तो अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड को अपना लोग इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे बना लीजिए, इस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं अपना लोग, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डाल दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं अपना लोग, इधर से PPL को पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो PPL को पास करवाएगा तो क्या होगा, PPL रोटेट करेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इसका जो ये वाला पार्ट है, PPL को रोटेट कर रहा है +30 डिग्री से। मान लीजिए ऐसा कि ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, PPL को +30 डिग्री से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, कैसे, किधर, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप मान लीजिए, आप बोलिए सर थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिख रहा है तो ये एंटी क्लॉक, तो ऐसा मान लीजिए कि ये तो है तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो अब मान लीजिए ये भी रोटेट करेगा और मान लीजिए कि ये रोटेट कर रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कर रहा है कितना, -45 डिग्री से, ठीक है। तो नेट रोटेशन यहां पर देखिए, नेट रोटेशन क्या 0 आया है, नहीं, कुछ ना कुछ तो आया है, कितना आया, -15 डिग्री, ठीक है। तो नेट रोटेशन तो 0 आया नहीं है, तो इस केस में वही होता है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, नेट रोटेशन 0 नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में नेट रोटेशन 0 नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इस PPL को रोटेट कर ही देता है, समझे बात को, कुछ ना कुछ ये मॉलिक्यूल PPL को रोटेट कर ही देता है फाइनली, मतलब फाइनली नेट रोटेशन 0 नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कायरल मॉलिक्यूल के बारे में या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में कि ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। दूसरा, क्यों ऑप्टिकली का एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसमें नेट रोटेशन नॉट इक्वल टू 0, इसमें नेट रोटेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी कि अकायरल मॉलिक्यूल के बारे में। पहले आप लोग इसको लिखिए थे इसे, चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए।
अब बात करते हैं अकायरल मॉलिक्यूल के बारे में। बस आप ये याद रखिए कि कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। ये आप याद रखिएगा, कायरल मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी याद रखिएगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी कि अकायरल मॉलिक्यूल का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर ना। अकायरल, नाम से ही क्लियर है ना। अकायरल, जो कायरल नहीं हो। अकायरल मतलब जो कायरल नहीं हो, नॉट कायरल मतलब नॉट अनसिमेट्रिकल। तो क्या होगा? ये सिमेट्रिकल। क्या होगा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नॉन एज अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ए का आप मिरर इमेज बनाइए तो क्या बनेगा? ए। तो अब ये बताइए, ए का जो मिरर इमेज है इसको उठा के ए पे रखिए तो क्या ये सुपर इम्पोज कर जाता है? बताइए, कर जाता है? नहीं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सुपर इम्पोज कर जा रहा था, कर जा रहा है। ठीक है, और कायरल मॉलिक्यूल के केस में क्या था? कायरल मॉलिक्यूल के केस में उसका जो मिरर इमेज था वो सुपर इम्पोज नहीं करता था। वहां पर क्या हो जाता था? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और तो यहां पे क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज कर जा रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा? अकायरल मॉलिक्यूल के केस में जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? सुपर इम्पोजेबल होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ये ओ, तो ओ का मिरर इमेज क्या बनेगा? यही ना, ओ। तो ये इसको इस पे उठा के रखिएगा तो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज हो जाएगा। चलिए दूसरा मिरर इमेज है ना, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एम। तो एम का भी क्या बनेगा? अरे ऐसे नहीं, एम। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है। तो इस केस में आप क्या लिखिएगा कि दे हैव सुपर मिरर इमेज। ठीक है, अच्छा इस केस में देख लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एम ले लेते हैं, एम। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये कोई कंपाउंड है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपाउंड तो है नहीं, बस अभी अपना लोग समझने के लिए मान लेते हैं ये कोई कंपाउंड है। और इसको अपना लोग क्या किए हैं? पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? इधर अपना लोग पीपीएल को पास करवा रहे हैं। ठीक है, पीपीएल इधर जा रहा है। तो अब सोचिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज था, हाफ वाला पार्ट। देखिए अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट इधर क्लॉकवाइज 10 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट उसका अपोजिट दिख रहा है डायरेक्ट, इसका अपोजिट। तो ये वाला क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा? -10 डिग्री रोटेट करेगा। नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इस केस में नेट रोटेशन क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना। देख रहे हैं जैसा मतलब इधर दिख रहा है उसी का अपोजिट ये दिख रहा है। तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के आप ओ ले लीजिए, ओ लीजिएगा तो वो भी क्या करेगा? जैसे ओ देखिए, ओ ये भी क्या करेगा? ये अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन दिखाएगा, जिस कारण से क्या होगा? नेट रोटेशन इस केस में 0 हो जाएगा। तो आप याद रखिए, अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है? इसका जो मिरर इमेज होता है
अकायरल मॉलिक्यूल के केस में जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है। कैसा मिरर इमेज बनता है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है, ठीक है। और जब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है तो क्या होगा, इस केस में अगर पीपीएल पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। तो नेट रोटेशन 0 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे, अकायरल मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, नेट रोटेशन क्या हो जाता है, 0, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर बात करते हैं कायरल सेंटर का, ठीक है। चलिए लिख लिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए तेजी से। तो देखिए अब अगला क्या है, 6 नंबर ना। चलिए 6 नंबर में बात करते हैं कायरल सेंटर का। कायरल सेंटर, देखिए ये कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में डिफरेंस है, समझ गए बात को। कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले आप इसको समझिए कि कायरल सेंटर होता क्या है। कायरल सेंटर बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कायरल सेंटर कहां पे दिखेगा, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C है, C से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितना, ये सब का सब सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp3 होगा। जैसे मान लीजिए ये कब ये कायरल सेंटर बनाता है, देखिए जब इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के पास क्या हो, चारों का चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, समझे बात को। ये A, ये B, ये C, ये D, चारों एटम या ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में इसको बोलते हैं क्या चीज, कायरल मॉलिक्यूल, और इस एटम को क्या बोलते हैं, कायरल एटम, ठीक है। यहाँ पर ये एटम क्या है, कायरल है। तो इसको क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम which is attached to 4 different एटम और ग्रुप, ठीक है। एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। तो जो अटैच्ड हो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से, तो उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर के लिए स्टार मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर कुछ सवाल देते हैं जिसमें आपको ये पता करना है कि कितना कायरल सेंटर प्रेजेंट है। चलिए आप इसको लिखिए तो इसे। तो चलिए आप लोग इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को बनाइए, ठीक है। और फिर मतलब इसमें आपको ये पता करना है कि किसके पास कायरल सेंटर है और किसके पास नहीं है। अगर किसी के पास कायरल सेंटर है तो कितना कायरल सेंटर है। और दूसरा बात, कायरल सेंटर का मीनिंग तो आपको पता है ना, किसी भी एटम के पास अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो वो एटम क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। तो चलिए आप लोग बनाइए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए इस एटम के पास देखिए, तो यहाँ पर इधर क्या फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या यहाँ पे इस एटम के पास चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या है, कायरल है। तो यहाँ पर कितना कायरल है, 1 कायरल सेंटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, कोई कायरल प्रेजेंट है, कायरल सेंटर। देखिए इस कार्बन, इस यहाँ पर क्या है, कार्बन, इसके पास क्या 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, तो क्या होगा, 0 कायरल सेंटर, ठीक है।
तो चलिए अगला आ जाइए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास देखिए ये R1 R2 R3, तो ऐसा लिख दिए, इसका मतलब ये तीनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और लोन पेयर के बारे में आपको पता है कि ये क्या काम करता है, सूडो एटम का काम करता है। तो इसके पास कितना ग्रुप हो गया, चारों डिफरेंट ग्रुप है ना, ये तीनों ग्रुप तो डिफरेंट है ही। और लोन पेयर भी सूडो एटम का काम करता है, तो ये भी एक तरह से ग्रुप का काम करेगा। तो इसके पास ये नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे कायरल है। तो इसके पास कितना कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है। ठीक है, चलिए अब इधर आइए। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है। देखिए ये हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सेम ग्रुप है। तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, 0 कायरल सेंटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर ये बात करें तो Me का मतलब क्या आप जानते हैं, बताइए। Me का मतलब होता है CH3। Me का मतलब क्या होता है, CH, ये Me का मतलब। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो वो तो कायरल होगा नहीं। ठीक है, अब बताइए ये वाला कार्बन क्या, बताइए कायरल सेंटर है, ये देख लेते हैं। इधर OH, इधर H, इधर Me, ये तीनों तो डिफरेंट है। इधर देखिए, इधर ये पूरे लगा हुआ है, ये पूरे, तो ये डिफरेंट है। मतलब इस कार्बन के पास चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये कार्बन क्या है, कायरल है। अच्छा इस कार्बन पे देखिए तो इधर OH, इधर H, इधर Me, फिर उधर वो ग्रुप, कंप्लीट ये ग्रुप। मतलब इस कार्बन के पास भी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर कितना कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मीनिंग बस इतना होता है कि चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अब चलिए इसमें आप लोग बताइए तो ये भी कायरल है क्योंकि इसके पास भी सारा ग्रुप डिफरेंट है, और ये भी कायरल है। तो कितना कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या, ये कायरल है, देख लीजिए कायरल है, क्योंकि इधर भी ये ग्रुप कुछ और है, ये कुछ और, वो कुछ और, वो कुछ और, चारों ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये कार्बन क्या है, कायरल है। इस कार्बन के बारे में बताइए, कायरल है। कायरल के लिए आप देखिए चारों डिफरेंट है कि नहीं, ये CH3, ये CH3, दोनों सेम है, मतलब ये कायरल नहीं है। तो यहाँ पर कितना, एक कायरल है, एक कायरल सेंटर है। यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है। अच्छा चलिए अब यहाँ पे 7 हो गया ना, 8 में देखिए यहाँ पे कायरल है, देखिए ना, इस इधर बेंजीन ग्रुप है जिसको फिनाइल बोलते हैं, इधर मिथाइल, इधर इथाइल, इधर लोन पेयर, चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये कायरल है, 1 कायरल सेंटर। इसमें बताइए, देखिए इधर H, इधर OH, ऊपर में मिथाइल, नीचे में फिनाइल, तो यहाँ पर भी क्या है, एक कायरल सेंटर है, ये क्या है, कायरल है। ठीक है, चलिए इसमें आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इस कार्बन का बात करें, इस कार्बन का बात करें, तो एक तो यहाँ देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए एक तो ये मिथाइल है, नहीं कुछ दिया तो ये क्या है, मिथाइल है। ठीक है, इधर देखिए, इधर आपको कार्बन मिला, इधर भी कार्बन मिला, लेकिन इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो इसका मतलब इधर ये डिफरेंट है, उधर वो डिफरेंट है ना। मतलब इस कार्बन से लगा हुआ ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एक तो मिथाइल वेज पर, तो डैश पर नहीं कुछ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन के पास चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, उसी तरह आप बात करें इस कार्बन का, तो इस कार्बन पर देखिए एक तो ये कहाँ पे होगा, डैश पे, ये हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, डैश पे। ठीक है, तो देखिए एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, इधर ये कार्बन कार्बन कार्बन, इधर देखिए कार्बन, इधर देखिए यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर इस यहाँ से इधर देखें तो एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ से इधर देखें तो दोनों क्या है, एक तो दोनों क्या है, ये भी हाइड्रोजन और डैश पर भी क्या है, हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं यहाँ से जब इधर जा रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ से जब इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी और ये भी डिफरेंट है। तो ये भी कार्बन क्या है, कायरल है। तो कायरल में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर कितना कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। चलिए अब आप इसके बारे में खुद से बताइएगा कि कायरल है या फिर नहीं है। चलिए एक और आपको होमवर्क दे देते हैं, और इसके बाद अब अपना लोग अगले क्लास में बात करेंगे कायरल सेंटर के बारे में। और आप लोग एक बात पता करके लाइएगा, तो क्या कि कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है
तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है या ऑप्टिकली एक्टिव होता है? पहला सवाल। नहीं तो चलिए इससे पहले एक और सवाल, जिसके पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है वो अनसिमेट्रिकल होता है या फिर सिमेट्रिकल होता है? ये आप पता करके लाइएगा। फिर दूसरा सवाल आप ये पता करके लाइएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, और चलिए अब आपको कुछ और सवाल दे करके आज के लिए बस इतना ही। चलिए सवाल दे देते हैं कुछ। चलिए अब आप लोग इन सारे सवाल को बना के लाइएगा। ठीक है, इसमें आप लोग पता कीजिएगा कितना कायरल सेंटर प्रेजेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।